अच्छा जी, सीन सेटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, बस ख़त्म होने वाले। आपने थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। अब हम सीन सेटिंग की क्लोजिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। दरमियान में आज हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दरमियान में इंक्लूड करने का मकसद ये है कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में, ताकि थोड़ी सी ना सीमेंटिंग हो जाए कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट ज़रा पक्के हो जाएं। अच्छा, जब हम आइज़ा 315 कवर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने जो बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड किया, तो वहाँ से हम अगर आप नोटिस करें तो बहुत से बिज़नेस रिलेटेड रिस्क्स, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं बिज़नेस रिस्क्स, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे थे। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस के लिए मुश्किल क्रिएट कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, मुश्किल क्रिएट कर सके, दैट इज अ बिजनेस रिस्क। तो आज में हम समझेंगे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू कि बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, डेफिनेशन क्या है, और फिर हम बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, क्योंकि बिजनेस रिस्क ही अल्टीमेटली ट्रांसलेट होती हैं इनटू ऑडिट रिस्क। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट, ये हम बिजनेस रिस्क के नाम से शायद हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़ चुके हैं आइज़ा 315 में। बिजनेस रिस्क क्या है? रिस्क्स occurring as a result of significant conditions, events, circumstances, actions or inactions that could affect an entity's ability to reach its objectives and carry out its strategies. Businesses can also occur as a result of setting or of inappropriate objective strategies or goals. अब पूरी डेफिनेशन पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है कुछ समझ नहीं आया। अब इसको पीस बाय पीस समझते हैं। बिजनेस रिस्क क्या है? ऑब्वियसली रिस्क्स हैं। occurring as a result of significant conditions, events, circumstances, actions और inactions, इसको पीस बाय पीस समझना। पता आपको आइज़ा 315 के लेक्चर में चल चुका था। सिग्निफिकेंट कंडीशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास इकोनॉमी में रिसेशन होना, आप एक लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरर हैं, एग्जाम्पल याद करें, और इकोनॉमी में रिसेशन है, माशी बदहाली चल रही है, तो आपके गुड्स की सेल्स जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगी ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके कैश फ्लोज नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। कोई इवेंट ड्यूरिंग द ईयर, एक फायर इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया? एक फायर इंसिडेंट हो गया। फायर इंसिडेंट हुआ तो क्या इसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डैमेज नहीं हो गया? आपकी प्रोडक्शन रुक नहीं गई? आप कस्टमर ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर सकेंगे? कस्टमर का ऑर्डर टाइम पे फुलफिल ना किया, क्या कस्टमर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट सकता है? क्या कस्टमर आपको सू कर सकता है? सरकमस्टेंसेस, हालात, नया कंपेटिटर आ गया जिसने एक टेक्निकली एडवांस्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं रही। एक्शंस, आपका एक एक्शन क्या है? आपने क्या किया? आपने कहा कि भाई मैं अब से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करूंगा, साथ ही आपकी लोकल करेंसी डिप्रिसिएट हो गई, डीवैल्यू हो गई अगेंस्ट दैट फॉरेन करेंसी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होंगे। इन एक्शन, नया कंपेटिटर आया, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, आप एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट थे, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, यू मे गेट आउट ऑफ बिजनेस, यू मे बी थ्रोन आउट ऑफ बिजनेस, यू मे हैव टू क्लोज योर ऑपरेशंस। तो ये तमाम फैक्टर्स, ये जो सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट, सर्कमस्टेंसेस, एक्शंस और इनएक्शंस हैं, ये इफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं एंटिटी की काबिलियत टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरी आउट इट्स स्ट्रैटेजीज। अब ये बिजनेस रिस्क्स, ये तो टेंशन मैनेजमेंट की है।
Why is it that the auditor is worrying about it? जब मैं एंटिटी को अंडरस्टैंड करता हूं, उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता हूं, उसकी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करता हूं, उसके रेगुलेटरी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओनरशिप, गवर्नेंस, एंटिटी का बिजनेस मॉडल, आईटी का यूज, जब मैं ये तमाम चीजें समझता हूं तो ये अंडरस्टैंडिंग से मुझे क्या पता लगता है कि कंपनी क्या रिस्क फेस कर रही है, बिजनेस क्या रिस्क फेस कर रहा है। तो बिजनेस क्या रिस्क फेस कर रहा है, ये बेसिकली जब मैं समझ लेता हूं तो मुझे एज एन ऑडिटर मुझे ये क्यों समझना है, इसलिए समझना है क्योंकि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अफेक्ट होता है। बिजनेस रिस्क्स अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो तो वो ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू रोम, वो ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास सवाल क्या है, यूजिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको इधर प्रोवाइड की गई है उसको इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बिजनेस रिस्क्स। अब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 3 स्टेप प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हमने रीडिंग सोचनी है, सीखनी है। किसकी रीडिंग? सिनेरियो की रीडिंग, रिक्वायरमेंट की रीडिंग। दूसरी चीज हमने क्या सीखनी है? सोचने का तरीका सीखना है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर थिंकिंग प्रोसेस। तीसरी चीज हमने क्या सीखनी है? ड्राफ्टिंग सीखनी है। तो ड्राफ्टिंग अप्रोच क्या होगी? तो पढ़ने में मुझे ये पता है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है बिजनेस। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कॉपी पेस्ट फ्रॉम सिनेरियो। सिनेरियो में से रेलेवेंट इशू, पूरा सिनेरियो नहीं, रेलेवेंट इशू अपने स्क्रिप्ट पे कॉपी पेस्ट करना। और एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है? जस्टिफाई करना कि वो इशू क्यों एक बिजनेस रिस्क है। ड्राफ्टिंग पे एंड पे आऊंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं सिनेरियो पढ़ता हूं। बिलो इज अच्छा, सिनेरियो पढ़ते हुए मैं कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरा फोकस इस चीज पर होगा कि भाई कहां पर बिजनेस रिस्क है इस केस स्टडी के अंदर। बिलो इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट्स, जरा ये वर्ड चेक कीजिएगा, सर्टेन डेवलपमेंट्स इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, certain developments in the laws and regulations। ये याद है? regulatory factors। तो एज एन ऑडिटर मुझे अंडरस्टैंड करने हैं रेगुलेटरी फैक्टर्स, मुझे अंडरस्टैंड करने हैं, क्या अंडरस्टैंड करने हैं? रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो मैं जब वो रेगुलेटरी फैक्टर्स देखता हूं तो मुझे पता लगा सर्टेन डेवलपमेंट्स इन लॉज एंड रेगुलेशन। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? लॉ रेगुलेशन में कोई चेंज आया है। तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये अंडरस्टैंडिंग मुझे हेल्प करेगी। इंपैक्टिंग रेस्टोरेंट्स of the legal jurisdiction in which Chambers Co, an audit client of ABC and Co Chartered Accountants is operating। अब मुझे ये पता है कि Chambers Co is basically the audit client और ABC and Co Chartered Accountants is basically the audit firm। तो ऑडिट फर्म क्या कर रही है? ऑडिट फर्म अंडरस्टैंडिंग ले रही है लॉज एंड रेगुलेशन में जो चेंजेस आई हैं उनकी, जो कि किसको इंपैक्ट कर रही है? रेस्टोरेंट्स को। यहां से मुझे पता लग गया कि मेरा जो क्लाइंट है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। 2 new regulations were issued by the government recently which will impact on Chambers Co. The regulations come into effect from September 2009। minimum wage regulation has increased the minimum wage by 15%। minimum wage regulation has increased the minimum wage by 15%। 1/3 of Chambers Co's employees earn the minimum wage। मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है कि भाई इस वेज से, इस अमाउंट से नीचे आप किसी को पे नहीं कर सकते। सपोजिडली मिनिमम वेज है जी 40,000 रुपए, सपोज कर लेते हैं। तो अगर कंपनी 40,000 से कम किसी एम्प्लॉय को पे करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कानून की
खिलाफ वर्जी, वो कहलाएगी नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम वेज लॉज रेगुलेशन। ठीक है, अब दो चीजें इधर देखनी है। अगर कम और 1/3 ऑफ चैंबर कोज एम्प्लॉइज अर्न ही मिनिमम वेज करते हैं, मतलब 1/3 ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो मिनिमम वेज के ऊपर ही हैं। तो पहले वेज थी, सपोज कर लेता हूं, पहले वेज थी सपोज 35,000, पहले मिनिमम वेज थी 35,000, अब मिनिमम वेज क्या है, रिवाइज्ड क्या है 40,000, मतलब 5,000 का इजाफा हो गया। अब क्या अगर इस कानून को कंप्लाई किया जाता है, अभी ड्राफ्टिंग नहीं सिखा रहा, अभी सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं। अगर इस कानून को, इस मिनिमम वेजेस के लॉ को क्या कर लिया, कंप्लाई कर लिया, फॉलो कर लिया, तो कंप्लायंस के नतीजे में क्या मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज करेगी, क्योंकि 1/3 एम्प्लॉइज हैं ही मिनिमम वेज पे, तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज करेगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डेंट करेगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी, मेरे कैश फ्लोज नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। दीज आर ऑल द इंपैक्ट्स ऑन द, ये जितने भी मैंने चीजें लिखी, ये जितनी भी मैंने बातें की, आप अग्री करेंगे कि दीज आर द इंपैक्ट्स ऑन चैंबर्स को, ऑन द बिजनेस ऑफ दिस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, ये इंपैक्ट्स हैं चैंबर को के ऊपर। अच्छा, अब एक तो है कंप्लाई कर लिया, एक पॉसिबिलिटी तो यह ना कि भाई कानून है उसको फॉलो करें। गेस करें कि अगर कंपनी चूजेस कि नहीं जी हमने कोई नहीं पैसे बढ़ाने, बेशक कानून नाफिज हो गया है कि मिनिमम वेज बढ़ गई है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब क्या कहते हैं, नॉन कंप्लायंस। अगर कंपनी कहते हैं हमने कोई नहीं कानून को फॉलो करना, तो जरा सोचें, क्या एम्प्लॉइज कंपनी के अगेंस्ट लिटिगेशंस, क्लेम्स फाइल कर सकते हैं? क्या रेगुलेटर चैंबर्स को के ऊपर फाइन्स, पेनल्टीज इंपोज कर सकता है? अच्छा, और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनको कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, तो क्या चैंबर्स को की रेपुटेशन डेंट हो सकती है? सोशल मीडिया के दौर में बॉयकॉट सबसे आसान चीज है, तो क्या एडवर्स मीडिया कैंपेन्स, क्या एडवर्स मीडिया कैंपेन्स इस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट लॉन्च हो सकती है? तो ये तमाम क्या है, ये सब कुछ जो मैंने लिखा ये भी क्या है, दीज आर द इंपैक्ट ऑन चैंबर्स को। अगर वो क्या करता है, अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो ये इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे क्या चीज है, एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस आएंगे, मतलब प्रमोशन के ऊपर कोई रेगुलेशंस आएंगे। नाउ फॉरबिड द एडवर्टाइजिंग ऑफ फूड इन अ मैनर स्पेसिफिकली एम्ड एट चिल्ड्रन। एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस नाउ फॉरबिड। अच्छा, पेपर के अंदर स्पेशली फॉर दोज, फॉर मोस्ट ऑफ यू इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपको फॉरबिड का मतलब ही नहीं पता। अब क्या करेंगे पेपर में, दोबारा सेंटेंस पढ़ें एंड ट्राई टू मेक अ गेस, एन एजुकेटेड गेस, के एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं। एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस नाउ फॉरबिड द एडवर्टाइजिंग ऑफ फूड इन अ मैनर स्पेसिफिकली एम्ड एट चिल्ड्रन। तो शायद कोई ममानियत को मना करने की बात है कि एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन कह रहा है कि आपने
कुछ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट जिसमें आप बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो अगर आप बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते तो क्या वो अपने वालिदैन के पीछे पड़ेंगे कि हमें ये चीज चाहिए? नहीं। अगर वो अपने वालिदैन को फोर्स नहीं करेंगे तो चैंपर्स को का बिजनेस का क्या नुकसान है? बिजनेस की सेल पर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बिजनेस की सेल पर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली ये जो एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस हैं, इसको अगर इन एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस को अगर कंप्लाई किया जाता है, इन एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस को अगर कंप्लाई किया जाता है तो उसका बिजनेस की सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि आप चिल्ड्रन को कन्विंस नहीं कर सकेंगे फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जब आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आपकी सेल्स, आपकी कैश फ्लोज, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। और अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके वही कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो यहां पर ऊपर बयान किए गए हैं। किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी के यही मोर और लेस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो यहां पर हमने ये चीज सीखी कि भाई किस तरीके से आपने अपना जो सोचना है। अच्छा, अब ड्राफ्टिंग का जो तरीका है फॉर बिजनेस रिस्क क्वेश्चंस, वो मैं आपको सिखाता हूं। उसमें भी हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर फ्रॉम द सिनेरियो। स्टेप 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे इंप्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। एग्जामिनर कंप्लेंट करता है, मैंने ऑडिट रिस्क पूछे मुझे बिजनेस रिस्क बताए, मैंने बिजनेस रिस्क पूछे मुझे ऑडिट रिस्क बताए। तो इनमें कंफ्यूज होना बनता ही नहीं है मुझसे अगर आप पूछें। बिजनेस रिस्क में आपने भूल ही जाना है कि आप ऑडिट का पेपर कर रहे हैं। इसमें आपने समझना है आप बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रैटेजी का पेपर कर रहे हैं। आपने इंपैक्ट किस चीज पे बताना है? बिजनेस के ऊपर। और अगर केस स्टडी में इंफॉर्मेशन गिवन हो, ये स्टेप जो है ना वो ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, अगर केस स्टडी में इंफॉर्मेशन गिवन है तो असेस द ग्रेविटी such as where a company has just one product that became obsolete. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? मामला कितना सीरियस है, मामला कितना सीरियस है, जिसको उर्दू में कहते हैं संगीन। मामला कितना सीरियस है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो अगर आपको केस स्टडी में ये इंफॉर्मेशन दी हो तो आप इससे बिजनेस रिस्क क्या लिखेंगे? इंप्लीकेशन क्या होगी कि अगर उसकी प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो गई, स्लो मूविंग है, तो उसके पैसे उस इन्वेंट्री में फंस जाएंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, को पैसा कहीं और यूटिलाइज नहीं हो सकता, उसको लॉसेज होंगे, उसके प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड होगी, उसकी होल्डिंग कॉस्ट होगी। इन्वेंट्री को होल्ड करने की भी तो कॉस्ट है, एक वो जगह घेरिया फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में, उसका किराया फॉर एग्जांपल रेंट होगा। स्टेप 3 के अंदर क्या है, अगर आपको किसी में बताया दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज सेलिंग, तो फिर आप कहेंगे ये मामला बड़ा सीरियस है, ये मामला बड़ा ग्रेव है। क्यों ये मामला बहुत सीरियस है, बहुत ग्रेव है? बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोडक्ट ऑन विच द कंपनी इज रिलायंट। तो कंपनी पता नहीं लॉन्ग टर्म में चल भी पाएगी या नहीं। ये बेसिकली आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी है। तो स्टेप 2 में जो आपका फोकस है, आपने मैनेजमेंट की बिजनेस रिस्क ड्राफ्ट करते हुए याद रखिएगा कि आपने किसकी हैट पहन लेनी है? मैनेजमेंट की हैट पहन लेनी है, कंपनी की हैट पहन लेनी है। आपने भूल जाना है कि आप ऑडिटर हैं, आपने समझना है आप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। तो आपने देखना है इसका बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट है, नॉट द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑन द बिजनेस। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो एक बात मैंने आपसे पहले नहीं बताई बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अच्छी रीडिंग का स्किल सीख जाएं,
अच्छे थिंकिंग प्रोसेस को सीख जाए ना, तो 75%, 75% आपका काम हो जाता है। ड्राफ्टिंग फिर पीछे 25% काम है। यहां पर देखें, आपने ड्राफ्ट किस तरीके से बिजनेसेस करना है, आप कॉपी करेंगे ये वाली लाइन या इसकी समरी आप अपने स्क्रिप्ट पे कॉपी करेंगे, और उसके बाद आपने स्टेप 2 में, वो जो मैं कह रहा था स्टेप 2 कि मैंने अभी आपको नहीं लिखना सिखाया, मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ये मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपको लिखना सिखा दिया। कैसे कि अगर मिनिमम वेजेस लॉ को कंप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि और इसका इंपैक्ट मटेरियल है, क्योंकि 1/3 एम्प्लॉइज मिनिमम वेज के ऊपर है। तो ये आपने स्टेप 3 भी इसका बता दिया कि मामले को हल्का नहीं लेने का। और अगर नॉन कंप्लायंस हो रही है लॉज एंड रेगुलेशन कि आप नहीं करते, दूसरी ऑप्शन, तो भी आपने इंपैक्ट बता दिया, आपने ये स्टेप 2 बता दिया कि एम्प्लॉइज लिटिगेशन क्लेम फाइल कर देंगे, रेगुलेटर फाइन्स पेनल्टीज। मैंने कुछ नहीं यहां पे बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो मैं भूल ही गया, क्योंकि बिजनेस का सवाल आया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ऑडिट का पेपर कर रहा हूं। मैं तो मैनेजमेंट की हैट पहन के बैठा हूं कि व्हाट ट्रबल्स कैन बी देयर फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो ये आपका स्टेप 2 यहां पर पूरा हो जाता है। सेम टू सेम यही वाली बात, आइडेंटिफाई करना था बिजनेसेस, ये कॉपी पेस्ट करें स्क्रिप्ट के ऊपर या इसको समराइज करें, और उसके बाद बताएं कि अगर कंप्लाई करते हैं तो कंप्लाई करने में क्या होगा, सेल्स कम होंगी, क्योंकि आप चिल्ड्रन को कन्विंस नहीं कर सकते, परसुएड नहीं कर सकते। ये आपका स्टेप 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आंसर दिखता कैसा है, तो वो भी देख लेते हैं। Increase in minimum wages would significantly increase cost of operations and consequently reduce profitability, as 1/3 of Champer Co's employees earn minimum wage. Advertising regulations prohibit advertisement of food to children may result in reduced demand, leading to reduction in revenues, profits and cash flows. In case of non-compliance with these new regulations, Champer Co may be exposed to fines, penalties and reputational risks or adverse media criticism. This is how you will have to draft the answer. अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है, यूजिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अच्छा, इस बात का मतलब क्या होता है यूजिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि मुझे रट्टे नहीं चाहिए, मुझे प्री लर्नड आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्री मेमोराइज्ड आंसर नहीं चाहिए। एग्जामिनर आपको कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है केस स्टडी के अंदर, इस इन्फॉर्मेशन में से रिस्क्स निकाल के दें। अफेक्टिवली जो सवाल क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी एड्रेस्ड व्हेन प्लानिंग द फाइनल ऑडिट ऑफ ब्लूबेल कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008। मुझे ये तो पता है रिस्क असेसमेंट होती प्लानिंग फेज में, फाइनल ऑडिट पता नहीं क्या होता है, हम उसको कवर करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008, ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008, ये आपका ईयर एंड है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि आपको सिनेरियो स्पेसिफिक आंसर जनरेट करना है, आपको जनरल आंसर नहीं जनरेट करना। अच्छा, ये सवाल और ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं फर्क क्या है, दोनों 100% सेम है, सिर्फ एक फर्क है कि ऑडिट रिस्क की इक्वेशन क्या है, रोम मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ये सवाल रिस्ट्रिक्टेड है टू रोम, आपने डी आर की डिस्कशन नहीं करनी, दैट्स इट। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। फाइनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट कहां पर हम पढ़ेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, आयजा 330 जब हम कवर करेंगे वेरी सून, तो उसमें हम ये कवर करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब वो आपसे ऑडिट रिस्क की पूछ रहे हैं, बस डिटेक्शन रिस्क की बात नहीं करनी। अच्छा, ये जो आपको जब भी ये सवाल दिया जाता है तो आपको पता है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये जो आपको यहां से लेकर
यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एक्चुअली है क्या? दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ई स्क्वायर क्यों की है? एंटिटी एंड एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट आपको बताया गया है। आपको बताया गया इंडस्ट्री के बारे में, रेगुलेटरी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपको बताया गया है कंपनी के ओनरशिप, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो आईटी यूज़ कर रही है या नहीं कर रही, इंटरनल परफॉर्मेंस मेजर्स, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस मेजर्स। आपको बताया जा रहा है एंटिटी के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में, उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में, उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो उसके बारे में, और आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं एंटिटी की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, ताकि आप अंदाज़ा लगा सके इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स का कि ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जहां पर चेंज हो, जहां पर सब्जेक्टिविटी हो, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी हो, जहां पर मैनेजमेंट बायस हो, जहां पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो, या इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी किसी केस स्टडी में इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज बताई जा सकती हैं, जिससे आप ऑडिट रिस्क्स या कंट्रोल रिस्क्स टू बी प्रिसाइज आइडेंटिफाई कर सके। तो आपको बेसिकली वो जो आइजा 315 में हमने अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पॉलिसीज़ वगैरह, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस इंफॉर्मेशन, तो आप जब ये एज एन ऑडिटर आप जब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि अच्छा इस इंफॉर्मेशन में से ऑडिट रिस्क्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। हाँ, इसको देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लू बेल को ऑपरेट्स अ चेन ऑफ 95 लग्जरी होटल्स। ये मैंने क्यों अंडरलाइन की है कुछ देर में बताऊंगा। This year's results show a return to profitability for the company following several years of losses. पिछले बहुत से सालों से क्या चल रहे थे? लॉसेस चल रहे थे। पिछले बहुत से सालों से क्या चल रहे थे? लॉसेस चल रहे थे, और अब आप प्रॉफिटेबल हुए हैं। जब भी केस स्टडी में, अच्छा ये मेरी इनिशियल रीडिंग है ना, मैंने पहले क्या करनी होती है? रीडिंग करनी होती है, फिर सोचना होता है, और फिर ड्राफ्टिंग करनी होती है। ड्राफ्टिंग तो मेरा आखिरी स्टेज है। जब भी मैंने रीडिंग करनी है तो साथ साथ मैंने सोचना भी है। तो जब मैं सोच रहा हूं, जब भी मुझे केस स्टडी में लॉसेस का वर्ड नजर आएगा तो मैं याद रखने के लिए, हो सकता है एंड में मैं कहूं कि ये मसला नहीं है, लेकिन मैं याद रखने के लिए 2-3 चीजें जरूर इधर मेंशन कर लूंगा कि अगर सेवरल ईयर्स से लॉसेस चल रहे थे और इस साल प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, पता नहीं जेन्युइनली प्रॉफिट है या नहीं, तो मुझे क्या मसले इधर से क्लिक करने चाहिए लॉसेस का वर्ड देख के? गोइंग कंसर्न के मसले तो नहीं है। वैसे तो हमने इस एरिया को फॉर्मली आगे पढ़ना है, जब हम इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे तब फॉर्मली पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ कि आपको पता हो गोइंग कंसर्न के मसले तो नहीं थे। दूसरा गोइंग कंसर्न मतलब क्या कि कंपनी अगले 12 महीनों में चल पाएगी या नहीं। दूसरी चीज, कंपनी इस साल प्रॉफिट दिखा रही है, पिछले कई सालों से लॉसेज हैं, कहीं इस साल भी लॉस तो नहीं है। तो मतलब दूसरी चीज है, मुझे ये देखना है कि क्या ये प्रॉफिट इस साल फ्रॉडुलेंटली तो नहीं रिपोर्ट हुआ, मतलब कंपनी कहीं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो एंगेज नहीं है। और तीसरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज, क्या कोई डेफर्ड टैक्स एसेट तो नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया हुआ? ऑन किस चीज के ऊपर? ऑन अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस। अब पहली बात है डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें। यहां पर थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे ये समझने में। कंपनी सपोज कर लेते हैं ये जो करंट ईयर है आपका वो 2008 है। कंपनी को 2007 में क्या हुआ था? लॉस हुआ था। 2006 में क्या हुआ था? लॉस हुआ था। 2005 में क्या हुआ था? लॉस हुआ था। ठीक है, सपोज
2005 में 100 का लॉस हुआ, 2006 में 50 का लॉस हुआ, 2007 में 10 का लॉस हुआ, और 2008 में सपोज प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? सपोज 30 का प्रॉफिट है। अच्छा, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल लॉस की, जो कि क्योंकि एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आईएफआरएस के रूल्स के तहत वर्कआउट हुआ है, और एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस जो कि टैक्स के लॉज के तहत वर्कआउट हुआ है। ये आपने टैक्स के किसी कोर्स में सीखा होगा। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आपको टैक्सेबल लॉस हुआ इस साल में, तो बहुत से ममालिक के, बहुत से कंट्रीज के जो कानून होता है, उसमें क्या प्रोविजन होती है कि अगर आपको एक साल में लॉस हुआ है तो आप इस लॉस को फ्यूचर में जो आपके पास प्रॉफिट्स आने हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको 100 रुपए का लॉस हुआ ना 2005 में, इसको एडजस्ट किया जा सकता है 2008 के प्रॉफिट के अगेंस्ट, इसको एडजस्ट किया जा सकता है 2009 के। सपोज 2009 में आपको कितना 70 का प्रॉफिट हुआ, तो 70, ये जो 100 था टोटल लॉस, ये 30 70 आप प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 30 + 70 इज इक्वल टू 100। आपको 2008 में कितना टैक्स देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। 2009 में कितना टैक्स देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ये आपको 2008 और 9 में फायदा हुआ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फायदा एक्चुअली आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपका 2005 में नुकसान हुआ था। तो अकाउंटिंग चलती है किस बेसिस पर? अक्रूअल्स बेसिस पे। वो कहते हैं जब एक वाकया हो गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी उसी वक्त करनी है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलना बेशक 2008 और 2009 में है, लेकिन वो जिस वाकये की वजह से मिल रहा है वो 2005 में हो गया ना। तो आप 2005 में ही एक एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड क्रेडिट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम, जो भी आप कह लें। ठीक है कि 100 का लॉस है तो आपने 100 के ऊपर सपोज टैक्स रेट था 30% का, तो टैक्स कितना बड़ा? 30% ऑफ 100 पे लगेगा, तो 30 की आपको टैक्स सेविंग होगी आगे फ्यूचर में जाके। तो आपने 30 रुपए का ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली, मतलब आपने 2005 में ही एक डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जस्ट इमेजिन कि कानून ये है कि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सिर्फ अगले 2 सालों में, तो फिर और आपको प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है वो थी ही, जब आप 2005 में बैठे थे आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी कि फर्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट आएगा 2008 में, तो आपको ये डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आपको ये डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिकवर ही नहीं होना। ये बेनिफिट तो आपका लैप्स हो जाने, आपको तो टैक्स वाले ने अलाउ ही नहीं करना ये लॉस एडजस्ट करना। तो इसका मतलब यहां से क्या सबक सीखा कि डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाता है जो कि रिकवरेबल हो। तो अगर आपको पास्ट में लॉसेस थे और आपने एक ऐसा डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लिया जो कि रिकवरेबल ही नहीं था, तो आपने अपने डेफर्ड टैक्स एसेट को ओवरस्टेट कर दिया, आपने अपने इनकम टैक्स एक्सपेंस को अंडरस्टेट कर दिया। ये बेसिकली आपका डेफर्ड टैक्स एसेट ओवरस्टेटेड आएगा। अच्छा, खैर, वो लोग जो ऑडिट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए
ये कॉन्सेप्ट बड़ा एडवांस्ड है और इसके टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.001% है, तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी अगर समझ नहीं भी आया। एडवांस कोर्सेज में ऑफ कोर्स दिस इज रेलेवेंट। अच्छा, होटल ट्रेड जर्नल्स, ये बात आपको एंटिटी के बारे में पता लगी। अब क्या कह रहे हैं, होटल ट्रेड जर्नल्स। होटल ट्रेड जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स मतलब मैगजीन्स। होटल के बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन्स हैं जो कि होटल इंडस्ट्री पे बात करते हैं, जो कि किस चीज पे बात करते हैं? होटल इंडस्ट्री पे बात करते हैं। ये याद आया कुछ इंडस्ट्री से? अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। रेलेवेंट इंडस्ट्री को आपने समझा, ऑडिटर समझने की कोशिश कर रहा है रेलेवेंट इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री को समझने पर पता क्या लगा? इंडस्ट्री को समझने पे पता क्या लगा? दैट ऑन एवरेज रेवेन्यू इन द इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड, on average revenue in the industry has increased by around 20% this year। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं कि ये क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू इन द इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब जितने भी होटल्स इस होटल इंडस्ट्री में जितने भी होटल्स थे उन सारों के रेवेन्यू को जमा किया इस साल के, पिछले साल के, और इस साल के रेवेन्यू को जब पिछले साल के रेवेन्यू से कंपेयर किया तो पता लगा पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हुआ। किसका? ब्लू बेल का नहीं, इंडस्ट्री का। एक चीज याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने अलर्ट रहना है पेपर के अंदर कि ये मुझे क्यों ये बात बता रहे हैं। अगर वो आपको कोई रेशियो, कोई ट्रेंड एनालिसिस, ये जो 20% इंक्रीज है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड एनालिसिस, ईयर ऑन ईयर ट्रेंड एनालिसिस। अगर वो आपको कोई रेशियो कैलकुलेट करके दे रहा है, अगर वो आपको कोई रेशियो क्या करके दे रहा है, कैलकुलेट करके दे रहा है, तो याद रखिएगा कि आपने सोचना है कि ये उसने रेशियो क्यों कैलकुलेट करके दी है। अकेले इस इंफॉर्मेशन की यकीन करें कोई रेलेवेंस नहीं है, अकेले इस इंफॉर्मेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है। क्या कोई कंपेरेबल नंबर्स आपके पास गिवन है जो आप इससे कुछ कंपैरिजन कर सकें? जवाब है हाँ। नीचे आपको नजर आ रहा है कि एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दी हुई है और उसमें कंपनी का रेवेन्यू दिया हुआ है इस साल का भी और पिछले साल का भी। जब मैं इस साल के रेवेन्यू को पिछले साल से कंपेयर करता हूं तो क्या मैं परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं? अच्छा, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप करंट ईयर के नंबर को माइनस करें लास्ट ईयर नंबर से, डिवाइड करें लास्ट ईयर के नंबर से और मल्टीप्लाई करें 100 से। यह फॉर्मूला आपने याद रखना है। मैंने करंट ईयर का मेरा नंबर रेवेन्यू का कितना है 890, मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू का नंबर कितना है 713, मैंने लास्ट ईयर का नंबर मेरा कितना है 713, मैंने इन सारे नंबर्स को इधर प्लग इन किया तो मेरे पास परसेंटेज चेंज निकला 25%। अब जरा फोकस कीजिएगा, जब मैं इस 25% को कंपेयर करता, ये किसका परसेंटेज चेंज है? ये परसेंटेज चेंज है ब्लू बेल कंपनी का, कि ब्लू बेल कंपनी का रेवेन्यू कंपेयर टू इंडस्ट्री रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है। ब्लू बेल का रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो 20% से इंक्रीज हुआ है।
वर्सेस इंडस्ट्री रेवेन्यू 20%। तो दाल में कुछ काला है, क्योंकि इंडस्ट्री रेवेन्यू का इंक्रीज कम है, ब्लू बेल का रेवेन्यू इंक्रीज ज्यादा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा कि जरूर रेवेन्यू में कोई मिसस्टेटमेंट, मैं कह रहा हूं मुझे शक है, हूं तो शकी ना। मेरा स्केप्टिसिज्म, मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to conditions that indicate possible misstatement due to error or fraud। ये कंडीशन 25% का ब्लू बेल का इंक्रीज है, इंडस्ट्री का कम इंक्रीज है, तो कहीं ब्लू बेल ने अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट तो नहीं किया हुआ। ये मुझे आइडेंटिफाई हुआ। कैसे पता लगा? जब मैंने इंडस्ट्री रेवेन्यू को कंपनी के रेवेन्यू से इंक्रीज किया, मुझे ख्याल कैसे आया कि मैंने कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैलकुलेट करनी है? ख्याल आया मुझे कि इसने मुझे इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ कैलकुलेट करके दी क्यों आखिर? ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ से। डिस्पाइट इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, Blue Bell company has poor liquidity and is currently trying to secure further long-term finance। यहां पर जरा रुकिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एक बात होती है, लिक्विडिटी एक दूसरी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी एक बात है, लिक्विडिटी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। A company may be profitable but not liquid। इस बात का क्या मतलब है? कंपनी धड़ाधड़ सेल्स किए जा रही है और एंट्री का रिकॉर्ड करती है, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। सपोज कंपनी ने 1 लाख की क्रेडिट सेल्स कर दी, कैश में 1 रुपया नहीं अभी तक आया। लिक्विडिटी से मुराद होता है कैश पोजीशन। कैश पोजीशन क्या है? लेकिन कंपनी कह रही है भाई मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं पढ़ाता रहूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पढ़ाता रहूं और मैं कहूं जी रेवेन्यू आ रहे, आप भी रेवेन्यू दे रहे हैं कॉलेज को, और कॉलेज जो है वो मुझे पैसे दे ही ना आगे, तो मैं कहूंगा भाई सेल तो बड़ी हो रही है, मुझे टका नहीं मिल रहा। ये मेरे साथ हुआ एक पुराने कॉलेज के अंदर। तो प्रॉफिटेबल तो मैं हूं, लिक्विड नहीं हूं, मेरे पास कैश नहीं है। तो अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मेरी जो आगे लायबिलिटीज है जिनके मैंने पैसे देने हैं, मैं कहां से पैसे उनको दूंगा? तो ऐसी कंपनी जो कहे कि जी हमारी प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा है लेकिन हमारे पास कैश नहीं है, वो ज्यादा अरसे तक चल नहीं सकेगी। क्यों? कंपनी मकरूज, एम्प्लॉइज कह रहे हैं हमें सैलरीज दो, मैं कह रहा हूं मैं बड़ा प्रॉफिटेबल हूं बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक कह रहे हैं मेरे पैसे दो, मैं कहूं मेरे पास, मुझे बहुत से लोगों ने पैसे देने, अभी मेरे पास नहीं है। तो मुझे अपना बिजनेस इवेंचुअली बंद करना पड़ जाएगा। तो ये बात समझनी है। उसने कहा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव है लेकिन मेरी लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी खराब है, कैश पोजीशन बड़ी खराब है, मेरे पास लिक्विड एसेट्स नहीं है, और इज करंटली ट्राइंग टू, ये बात समझिएगा, ट्राइंग टू का मतलब है कोशिश की जा रही है, अभी कर्जा मिला नहीं है। कर्जा मिल जाए तो रिस्क फर्क है, कर्जे के लिए मेहनत करना, बैंक के आगे हाथ पांव जोड़ने का मतलब है अभी आपको कर्जा मिला नहीं है। तो आपको फाइनेंस पता नहीं मिले ना मिले, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी खराब है,
तो वो जो गोइंग कंसर्न की तरफ मैंने रिस्क की निशानदेही की थी, अब तो मुझे और मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं हो, यकीन में बदलता जा रहा है, बदला नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं प्लानिंग फेज में हूं। अभी तो मैं अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिस्क क्या हो सकता है। तो गोइंग कंसर्न का रिस्क हो सकता है। इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, उस पर मैं अभी आपको लेकर करंटली ट्राइंग टू सिक्योर फर्दर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब भी मुझे नजर आ जाता है कंपनी कर्जा लेने जा रही है, तो क्या कंपनी अंडर प्रेशर होगी कि वो क्या करे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे, एसेट्स इनकम को ओवरस्टेट करे, लायबिलिटीज एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करे, ताकि बैंक के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक रोजी पिक्चर पेंट करे। रोजी पिक्चर मतलब फैंसी, बड़ी जो अच्छी लग रही हो। तो ये फैक्टर जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे कान खड़े हो गए कि भाई ये अगर बैंक से कर्जा लेने जा रहे हैं तो देयर आर ब्राइट चांसेस के बैंक को खुश करने के लिए, ताकि वो इनको कर्जा दे दे, ये अपने एसेट्स इनकम को ओवरस्टेट कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहा हूं और सोच रहा हूं। You have been the manager responsible for the audit of Bluebell company for the last 4 years. अच्छा, अभी तक जितना पढ़े अब उसकी जरा ड्राफ्टिंग पहले सीख लेते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से हमने करनी है। अच्छा जी, देखें अब ड्राफ्टिंग जरा देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, वही जो स्टेप्स थे, ये जो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री इज 20%, ब्लूबेल की रेवेन्यू ग्रोथ इज 25%, रेलेवेंट अकाउंटिंग रूल यहां पर नॉट एप्लीकेबल, कोई अकाउंटिंग रूल की नहीं बात हो रही। रिस्क क्या है कि रेवेन्यू में भी ओवर स्टेटेड। अच्छा, साथ एक चीज लॉजिक बताया कि भाई ब्लूबेल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज नॉट अलाइंड विद द इंडस्ट्री ग्रोथ। दूसरा रिस्क, Bluebell is currently trying to secure further long-term finance, तो Bluebell में engage in fraudulent financial reporting। यहां पर भी कोई accounting rule नहीं है। This is basically a roam at FS level. There could be material misstatement anywhere in the financial statements. अच्छा जी, इसके बाद वापस अब हम आते हैं सवाल में कि ये जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, आपको बताया गया यू हैव बीन द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ब्लूबेल को फॉर द लास्ट 4 years। इसका मतलब है यहां से ये पता लग गया कि ये कोई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब तक ऑडिट नहीं होता तब तक ड्राफ्ट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल नहीं होती, ऑडिटेड नहीं होती। फॉर द ईयर एंडेड 30 November 2008 आर शोन बिलो। आपको मैंने सिखाया था ईयर एंड को हमेशा याद रखिएगा, आपने हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी डेट आएगी तो हम उसको कंपेयर करेंगे ईयर एंड से। अच्छा जी, आगे अच्छा रेवेन्यू के अंदर ही अभी मैं रहूं, रेवेन्यू जो नोट 1 भी साथ दिया हुआ है। अच्छा, क्या उसने खुद लिख दिया, वरना आपको खुद अगर वो सारे नोट्स इकट्ठे दे दे तो खुद मैच करना होगा वो किस एफएसएलआई से रिलेट करते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन में इसने क्या कहा, रेवेन्यू कंप्राइजेस सेल्स ऑफ होटल रूम्स, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग रूम्स, मतलब मल्टीपल किस्म की चीजें हैं। Revenue is recognized when a room is occupied. A 20% deposit is taken when the room is booked. अब यहां पर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि a 20% deposit is taken when the room is booked. बात समझिएगा, आपने होटल रूम बुक करवाना है 10 दिन बाद के लिए, तो आज आपको सपोज करते हैं कि होटल रूम का रेंट है 100 रुपीज, तो आपको डिपॉजिट कितना जमा कराना पड़ेगा,
100 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 20। आज आपने रूम यूटिलाइज कब करना है? 10 दिन बाद। तो आपने डिपॉजिट जमा कराया 20 रुपए का, तो ब्लू बेल कंपनी के बैंक में 20 रुपए आए। अच्छा, क्रेडिट किस चीज को किया जाएगा? एक तरीका तो यह है कि इसको फौरी तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए, लेकिन सही एंट्री क्या है कि जब आपके आईएफआरएस के मुताबिक जब आपके पास ये 20 रुपए का डिपॉजिट आया ना, तो आपने डेबिट किया बैंक को 20 रुपए से, क्रेडिट किया डेफर्ड रेवेन्यू, जिसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं। 3 नाम बता दिया, डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। उसको क्रेडिट करेंगे किस टाइम पर? ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ, ये जो एंट्री है ये किस टाइम के लिए कह रहा हूं? एट द टाइम ऑफ बुकिंग। आप लॉजिक बता सकते हैं कि क्यों एट द टाइम ऑफ बुकिंग मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने क्रेडिट रेवेन्यू को नहीं करना, बल्कि आपने क्रेडिट करना है डेफर्ड रेवेन्यू को या लायबिलिटी क्रिएट करनी है। उसका लॉजिक ये है कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग, बुकिंग के टाइम पर तो अभी ब्लू बेल कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल ही नहीं की। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है जिम्मेदारी ब्लू बेल की टुवर्ड्स द कस्टमर। ब्लू बेल की जिम्मेदारी क्या है कस्टमर की तरफ? कि वो उसको कमरा प्रोवाइड करे इस्तेमाल के लिए। तो कमरा तो 10 दिन बाद इस्तेमाल होना है, तो अभी तो ये आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट फुलफिल्ड है। एट द टाइम ऑफ बुकिंग तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुई। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल नहीं हुई तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आईएफआरएस 15 कहते हैं कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड करने व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो तब फुलफिल होगी जब कमरा एक्चुअली यूज होगा। तो अभी तो ये आपके पास एज अ लायबिलिटी आ रहा होगा। अब रिस्क क्या है? रिस्क है प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन का, कि ये 20 अभी से ही क्या रिकॉर्ड हो गया हो? एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो अगर क्लाइंट ने ये गलती की हुई तो उसका रेवेन्यू ओवरस्टेटेड होगा, उसका डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अंडरस्टेटेड होगी। अगर उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, जो कि गलत होगा। बैंक की लाइन में कोई मसला नहीं है, उधर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी 20 रुपए का बैंक है, 20 रुपए का है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 रुपए का रेवेन्यू है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब रेवेन्यू 20 से ओवरस्टेटेड है, और डेफर्ड रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड किया जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो आपका डेफर्ड रेवेन्यू अंडरस्टेटेड है, आपका रेवेन्यू ओवरस्टेटेड। दिस इज बेसिकली योर ऑडिट रिस्क। ये आपका ऑडिट रिस्क है। ये आपका बेसिकली क्या है सर? ये आपका ऑडिट रिस्क है। ये अगर मैं आपको इधर रीडिंग करवाऊं, आइडेंटिफाई क्या किया कि ब्लू बेल कंपनी ने रिसीव किया डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रूम बुकिंग। अब रेलेवेंट अकाउंटिंग रूल, ये आप पेपर में लिखेंगे? नहीं, ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आईएफआरएस 15 क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी कब सेटिस्फाई होगी? ये उस टाइम सेटिस्फाई होगी जब आपने रूम एक्चुअली यूटिलाइज किया। बुकिंग के टाइम पे कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। तो रिस्क क्या है? रिस्क है कि आपका रेवेन्यू ओवरस्टेटेड हो, डेफर्ड इनकम, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या अनअर्न्ड इनकम जो है वो अंडरस्टेटेड हो, अगर रेवेन्यू इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गया एट द टाइम ऑफ रूम बुकिंग। ये आपकी ड्राफ्टिंग है कि आपने एग्जैक्ट एफएसएलआईज आइडेंटिफाई किए दैट मे बी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड, और उसका लॉजिक भी बताया कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया है इनकरेक्टली एट द टाइम ऑफ रूम बुकिंग। अच्छा जी,
अब अगला जो आपके पास नोट 2 है, दैट इज ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नोट 2 के अंदर क्या है, अभी नोट 2 में नहीं पहले जाता, पहले सिंपली इतना देख रहा हूं कि भाई मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 690 से 835 पे गए हैं। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 690 से 835 पे गए हैं। आप एग्री करेंगे कि ये इन दोनों नंबर्स का आपस में कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन से मुराद है कि ये नंबर्स आपस में रिलेटेड है इन द सेंस के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो मूवमेंट है वो सिमिलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 25% से, तो आई वुड ऑन एवरेज एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज। तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर कोई आपसे बोले कि जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में परसेंटेज चेंज निकाल के बताएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जरा फोकस कीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में को मुझे बोले कि परसेंटेज चेंज निकाल के बताएं तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है। 835 करंट ईयर की वैल्यू माइनस लास्ट ईयर वैल्यू इज 690 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज चेंज बनता है 21%। तो मेरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं 21% से। रेवेन्यू मेरा 25% से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे 21% से बढ़ रहे हैं। ये आपस में इंक्रीज मैच नहीं हो रहा, रेकंसाइल नहीं हो रहा। तो ये फर्दर इस रिस्क को इंडिकेट कर रहा है कि या तो रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है या एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है। अगर तो होता ना 25% से इंक्रीज हो रहा था फिर मुझे इतनी टेंशन ना होती। अच्छा, साथ ही मेरे पास नोट 2 दिया हुआ है, तो मैं नोट 2 पे जब आता हूं तो नोट 2 में उसने एक बड़ी मजे की बात बताई। इससे मैं आपका रेशियो एनालिसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज से पहले शायद आपने सिर्फ रट्टे लगाए थे वो इधर क्लियर करूंगा, जरा समझिएगा। नोट 2 क्या है? सिग्निफिकेंट आइटम्स इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिग्निफिकेंट आइटम्स इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल हैं कितने? 835 के इस साल, पिछले साल 690 से के। वो कह रहे हैं कुछ मेजर आइटम्स हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, जिसमें शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस आ रहा है 138 का, जिसमें डैमेज प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस आ रहा है 100 का। अब मुझे एक चीज बताएं कि आपका जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इस साल का, जो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इस साल का वो कितना है? 835। पिछले साल का कितना है? 690। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, एज पर एफएस, एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप एग्री करेंगे ये दोनों नंबर्स लास्ट टाइम तो जीरो है, मतलब ये दोनों एक्सपेंसेस लास्ट टाइम थे ही नहीं। आपको याद होगा रेशियो एनालिसिस में, ट्रेंड एनालिसिस में आप एक लिमिटेशन पढ़ते थे कि भाई कंपैरिजन लाइक विद लाइक होना चाहिए, एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन लाइक विद लाइक होना चाहिए। तो क्या ये जो 835 और 690 को मैंने कंपेयर किया, क्या ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन है? जवाब है नहीं। ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन क्यों नहीं है? ये इस वजह से लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है क्योंकि 835 मिलियन के अंदर दो ऐसे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है जो कि पिछले साल थे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे लाइक विद लाइक कंपैरिजन करूं? उसका सिंपल सा तरीका यह है कि मैं एडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करता हूं। एडजस्टेड या नॉर्मलाइज्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉर्मलाइज्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि मैं लास्ट ईयर से इसको कंपेरेबल कर लूं। इस 835 के नंबर को लास्ट ईयर से कंपेरेबल करने के लिए मुझे ये जो अनयूजुअल आइटम्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 835 में से 238 माइनस करता हूं, जब मैं 835 में से 238 माइनस करता हूं, 238 मतलब कैसे? 138 प्लस 100, तो आई रीच दिस नंबर 597। मैं किस नंबर पे पहुंचता हूं? 597। और 690 में से तो 0 माइनस होगा तो 690। अब जरा चेक करें, हालात जज्बात बिल्कुल बदल गए। नॉर्मलाइज्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब मैं देखता हूं तो मुझे तो दिख रहा है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली लास्ट ईयर से
कम हुए हैं, हालांकि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होने के बावजूद मेरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो 13% से कम हुए हैं। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 13% से कम हुए हैं। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 597 माइनस 690 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज चेंज इस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो रेवेन्यू मेरा 25% से बढ़ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन नॉर्मलाइज्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे 13% से घट रहे हैं। भाई या तो रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है या कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है। ये होता है लाइक विद लाइक कंपैरिजन। आए जरा सॉल्यूशन पे चलते हैं ताकि ड्राफ्टिंग साथ साथ आपको क्लियर हो। ये देखें, ब्लू बेल कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ इज 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21 से इंक्रीज हुए। तो या तो रेवेन्यू ओवरस्टेट हुआ या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हुए या मिसक्लासिफाई हुए। रेवेन्यू ग्रोथ है 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन अ लाइक फॉर लाइक बेसिस। जब हम वन ऑफ आइटम्स है शेयर बेस्ड पेमेंट और प्रॉपर्टी डैमेज रिपेयर एक्सपेंस, उसका इफेक्ट रिमूव करता है तो वो डिक्रीज हुआ 13% से। तो या तो रेवेन्यू ओवरस्टेट हुआ या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हुए और मिसक्लासिफाई हुए। अच्छा, फिर इनके कुछ सब नोट्स भी दिए हुए हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, डैमेज प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस। शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस बेसिकली जो इनिशियल पेपर्स होते हैं ऑडिट के, उसके अंदर एग्जामिनेबल नहीं होता। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, एडवांस्ड ऑडिट में एग्जामिनेबल होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे। इन जून 2008 में ब्लू बेल जून 2008 डेट आई तो मुझे क्या करना होता है? मुझे कंपेयर करना होता है उसको ईयर एंड से नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 6 महीने मतलब 6 मंथ्स हाफ ईयर में आकर ब्लू बेल कंपनी ने ग्रांट किए 50 मिलियन शेयर ऑप्शंस टू एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं? शेयर ऑप्शंस का मतलब होता है एम्प्लॉइज को, एग्जीक्यूटिव्स को कहना कि 3 साल बाद तक अगर आप हमारे पास रहे तो आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। एक इंसेंटिव देना, कंपनी के मालिक आप बन जाएंगे, आपको शेयर्स मिल जाएंगे कुछ कंपनी के। अब एक तो ट्रांजैक्शन, अब इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व होती है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। नई ट्रांजैक्शन है, चेंज है, नई ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट टाइम हो रही है, मतलब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, ऊपर से कॉम्प्लेक्स भी है। तो क्या आपके इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स नहीं ट्रिगर कर जाएंगे? इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स ही ट्रिगर कर जाएंगे, एरर के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर है तो इसका जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, उस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग में एरर्स नहीं हो सकते। ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट होती है इसकी एंट्री की जाती है डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, इक्विटी, या अगर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, लायबिलिटी, तो उसकी एक्सपेंस और इक्विटी की रिकॉर्डिंग में मसला हो सकता है। एक्सपेंस हाफ ईयर का रिकॉर्ड करना है, अगर हाफ ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड ना किया, पूरे साल का कर लिया, तो एक्सपेंस को और इक्विटी को क्या कर दिया? ओवरस्टेट कर दिया। इसके बाद डैमेज्ड प्रॉपर्टी तो इसका पहले ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, हुई भी पहली मर्तबा है, मतलब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। एग्जाम में रूटीन से हट के सवाल आता है तो ज्यादा गलतियां करते हैं ना,
तो नॉन रूटीन का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा गलतियां होती हैं ना, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है तो गलतियों के चांसेस है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती ही इनहेरेंटली रिस्किंग है, उसमें जो इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो हाई होती हैं, गलती के चांस ज्यादा होते हैं। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में आमतौर पर अगर सूटेबल कंट्रोल्स भी प्रेजेंट नहीं है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं होगी। हुआ भी ड्यूरिंग द ईयर है तो अगर टाइम अपोर्शनमेंट नहीं की हाफ ईयर की तो फिर रिस्क है कि एक्सपेंस कहीं ओवरस्टेट ना होगा, और रिस्क है कि एक्सपेंस कहीं ओवरस्टेट ना हो गया हो। इसके बाद इन सितंबर 2008 में फिर डेट आ गई और मेरी आदत है कि मैं उसको कंपेयर करता हूं किससे, ईयर एंड से। 30 नवंबर मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने पहले एक वाकया पेश आया। तीन होटल सिचुएटेड नियर अ मेजर रिवर वर severely damaged by a flood. Climate change is real. फ्लड की वजह से 3 होटल्स जो कि एक मेजर रिवर के पास थे वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। मैं कहता हूं बर्बाद हो गए, तो भी क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क लिखेंगे? इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जवाब है नहीं। बिल्कुल शुरू में एक इंफॉर्मेशन आपको मार्क करवाई थी और कहा था बाद में बताऊंगा, इनके 95 होटल्स हैं, तो 3 होटल्स के बजाय 15 होटल्स में भी मसला आ जाए तो गोइंग कंसर्न का रिस्क ट्रिगर नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दोज 3 होटल्स और ऑन दोज 10 होटल्स। 3 होटल्स हुए डैमेज। अब जब मुझे ये इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिली तो इधर से क्या मुझे रिस्क्स नहीं ट्रिगर हुए? पीपी इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं मुझे ट्रिगर होना चाहिए? उधर जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी यूजफुल लाइफ की रिवीजन ना हुई हो उसका रिस्क नहीं ट्रिगर होना चाहिए? ये रिस्क्स मैं लिखूंगा ना कि अगर अब वो इंपेयर्ड हो गए तो पीपी में भी ओवरस्टेटेड, इंपेयरमेंट लॉस में भी अंडरस्टेटेड, यूजफुल लाइफ की रिवीजन नहीं की तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी अंडरस्टेटेड, पीपी में भी ओवरस्टेटेड। अगर यूजफुल लाइफ की रिवीजन रिकॉर्ड नहीं की या यूजफुल लाइफ की रिवीजन के हवाले से फिर डिस्क्लोजर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो जो डिस्क्लोजर्स हैं वो ओमिटेड हों या वो इनएडिक्वेट हों। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? All of the hotels which were constructed by Bluebell को only 2 years ago, तमाम होटल्स ब्लूबेल के जो सिर्फ 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट किए गए थे, दे नीड एक्सटेंसिव रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $100 million which has been provided in full। सारा जो फसाद है ना वो इस लाइन का है, which has been provided in full। दोबारा लाइन पढ़ते हैं, समझ नहीं आई। ऑल ऑफ द होटल्स विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय ब्लूबेल कंपनी ओनली 2 साल पहले नीड एक्सटेंसिव रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट। रिपेयर्स एंड रिफर्बिशमेंट मतलब इंप्रूवमेंट। कितने खर्चा एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर लगेगा फ्यूचर में? 100 मिलियन का। विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन फुल, ये आपको नजर आ रहा है ना? प्रोवाइडेड इन फुल का मतलब क्या है? एंट्री क्या की होगी मैनेजमेंट ने? डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, प्रोविजन। 100 मिलियन 100 मिलियन ये एंट्री की होगी। अब वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि नहीं जी ये तो मेजर रिपेयर्स मेंटेनेंस है तो इस एक्सपेंस को कैपिटलाइज होना चाहिए, तो रिस्क ये है कि इन्होंने एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दिया है और पीपी को अंडरस्टेट कर दिया है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
ये अगर आप पेपर में लिख के आते हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर IAS 37 के एक प्रिंसिपल की ब्रीच हो रही है। IAS 37 ने हमें यह सिखाया था कि भाई फ्यूचर के एक्सपेंसेस, फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज ये एक्सपेंस इनकर करने के हवाले से ब्लू बेल कंपनी की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कोई प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ही नहीं। तो जब कोई प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन, क्या 30 नवंबर 2008 पे कोई कानून है जो इसको कह रहा है कि ब्लू बेल कंपनी ने $100 मिलियन का खर्चा करना ही करना है इस रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट पे? ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? तो जब ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल और कंस्ट्रक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो कोई जब प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी थी, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना था। तो अगर नहीं रिकॉर्ड करना था और कर लिया तो मतलब आपने एक्सपेंस को और प्रोविजन को ओवरस्टेट कर दिया। ये एक्सपेंस, ये प्रोविजन तो रिकॉर्ड होना बनती ही नहीं है, आपने एक्सपेंस और प्रोविजन को ओवरस्टेट कर लिया। अच्छा, इस टाइम ना बच्चों के दिमाग में बड़ा सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैनेजमेंट खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दे। एक्सपेंसेस को तो आमतौर पर अंडरस्टेट करने की कोशिश की जाती है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मिस स्टेटमेंट हमेशा फ्रॉड की वजह से नहीं होती। मिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू एरर, पहली बात। दूसरी चीज, ये ओवर स्टेटमेंट, सम एक्सपेंस और प्रोविजन की ओवर स्टेटमेंट समटाइम्स फ्रॉड की वजह से भी की जाती है। मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई अगले साल फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होना, लॉस ही होना है, तो उन्होंने कहा इस साल तो प्रॉफिट है ना, तो मार्जिन है ना, तो अभी इस साल कितना प्रॉफिट आपके पास है? 145 का। तो आपने कहा इस साल तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो इसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो ताकि अगले साल एक्सपेंस ना रिकॉर्ड करना पड़े। प्रोविजंस क्योंकि जजमेंटल एरिया होता है ना, तो मैनेजमेंट इधर खिलवाड़ कर सकते हैं, खेल सकती हैं। तो मैनेजमेंट इधर खेल गई कि अगले साल शायद, और अगर मैनेजमेंट नहीं भी खेली तो देखें ये IAS 37 की खिलाफ वर्जी है। तो चाहे हम मैनेजमेंट की नीयत पे चले, शक नहीं करते, मैनेजमेंट दूध की धुली हुई है फॉर एग्जांपल, तो एक्सपेंस ये प्रोविजन तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही नहीं मीट करती, तो प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड किया, तो मैनेजमेंट ने प्रोविजन और एक्सपेंस को क्या किया है? मैनेजमेंट ने प्रोविजन और एक्सपेंस को किया है ओवरस्टेट। तो इंपेयरमेंट, पहली बात वो जो इंपेयरमेंट टेस्ट की थी, और दूसरी बात जो है वो आपके पास क्या है कि प्रोविजन और रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। गोइंग कंसर्न वाले रिस्क जो है ना, जब हम गोइंग कंसर्न का आयजा, और वहां पर मैं आपको IAS 1 की सारी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद गोइंग कंसर्न का रिस्क हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वाज अ हैवी लेक्चर, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपने मेरी वो बात याद रखनी है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, और ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि चीज़ें आपके दिमाग में इंशाअल्लाह ताला फिक्स हो जाएंगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।